हेलो बच्चों, तो ये हमारा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट पार्ट है और हमारा चैप्टर है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें अगले पार्ट पे जाने से पहले, थ्योरी में आगे जाने से पहले, जो लास्ट टाइम आपके क्वेश्चंस दिए थे, हम पहले उनको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 1.2। इसमें है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला इन्होंने दे दिया Na2SO4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मास परसेंटेज में क्या बताया था, जिसका मास चाहिए उसको ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल मास, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे। तो पहले Na2SO4 का मैं टोटल मास निकाल लेती हूँ यहाँ पे, Na2SO4। अब सोडियम का आपको पता है, सोडियम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 23। तो ये जो है ये इंटू में आ जाएगा, 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 यहाँ पे इंटू में आ जाएगा और 16 आपका ये अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। इनको आप ऐड कर दोगे 6 and 4 10, 6 and 4 10 and 1 11 प्लस 32, तो हो जाएगा 142। ठीक है जी। अब मास परसेंटेज आपको किसका निकालना है, सोडियम का। सोडियम का कितना मास है इसमें, 2 इंटू 23 यानी कि 46। तो सिंस मुझे सोडियम का निकालना है तो सोडियम टोटल मेरा है 46 और टोटल इसका जो आपको मॉलिक्यूल दिया है इसका मास कितना है 142 इंटू 100। ठीक है जी। ये मेरा आ गया है इधर सोडियम का, ये मैं सोडियम के लिए निकाल लूँ। फिर मैं सल्फर के लिए निकालूंगी। सल्फर का कितना है 32 डिवाइड बाय टोटल 142 इंटू 100। फिर मेरा लास्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मास है इसमें 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। ठीक है जी। उनको सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बैठेगा कितना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2300/71। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा ऑलमोस्ट आपका 32.39%। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 71। ये 1600/71 हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो ये ऑलमोस्ट आएगा 22.53%। फिर है अगला 64/142, इसको भी आप ऐसे सोल्व करोगे और ये हो जाएगा आपका 71, 3200/71 और ये ऑलमोस्ट आएगा 45.07%। आप देख भी सकते हैं 64 क्या है, ज़्यादा अमाउंट है तो सबसे ज़्यादा यही है इसमें मास परसेंटेज में। ये सिर्फ 32 है तो ये इसका ऑलमोस्ट इसका लगभग आधा होगा। तो आप देखिए ये इसका ऑलमोस्ट आधा है और 46 है तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा है। तो इस तरह से आप अपना क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही भी है या नहीं। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 1.3। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना सिखाया था। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको ये दिया हुआ है इसको ग्राम में मान लेंगे कि आपका जो टोटल कंपाउंड है ये आपका है 1.3। जो आपका टोटल कंपाउंड है वो 100 ग्राम है ना। अब 100 ग्राम है तो उसमें से 69.9 ग्राम आयरन हुआ एंड 30.1 ग्राम डाइऑक्सीजन हुआ। तो आयरन कितना हुआ, आयरन हुआ आपका 69.9 ग्राम एंड डाइऑक्सीजन हुआ आपका 30.1 ग्राम। यही है कि आपको जो परसेंटेज में इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो परसेंटेज में दिया आप उसको ग्राम में मान लोगे। फिर उससे अगला, ये स्टेप 1 हो गया। उससे अगला स्टेप क्या है, स्टेप 2 में क्या करते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं
रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे आयरन है, आयरन के अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 69.9, ये तो है। और इसका जो आपका मास होता है वो कितना होता है, इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है आपका 55.85 इतने ग्राम। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, इतने ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी 1.25 के अराउंड। फिर आप ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कितना है 30.1 ग्राम, और डिवाइड में ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ये आएगा ऑलमोस्ट 1.88। फिर इसके बाद क्या था कि रेस्पेक्टिव आप इसका क्या निकालोगे, रेशियो निकाल लोगे। तो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आप क्या निकालोगे, रेशियो। तो आयरन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, आयरन का कितना है 1.25 और ये हो गया 1.88। तो ये निकालने के लिए आप करेंगे जो छोटा नंबर है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, देखो ये हटाएंगे 100, ये हटाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 125, 188। दोनों डिजिट्स को क्या कर देंगे 125, जो छोटे वाला होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको भी 125 से डिवाइड करो, इसको भी 125 से डिवाइड करो। यहाँ आएगा 1 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका ऑलमोस्ट 1.5। इस 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 3/2। आपको पता है इसको फिर हम अगर और नॉर्मलाइज करें तो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 2:3। ये आपका आ गया रेशियो किसका, आयरन और ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा क्या हुआ, Fe, ये इसके नीचे आ जाएगा Fe2, और ऑक्सीजन वाला उसके नीचे आ जाएगा। तो इसका जो इंपेरिकल जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ Fe2O3। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है 1.4, यह है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 mole of carbon is burned in 16 gram of dioxygen, 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। तो सबसे पहले तो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, जब पहला है आपका 1 मोल ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन है 1 मोल है, तो इसका मतलब सिर्फ यही लिखोगे 1 मोल ऑफ कार्बन को, इसको बर्न होने के लिए क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2। तो देखिए, तो ऑक्सीजन का भी 1 मोल निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना निकल रहा है, 1 मोल ही निकल रहा है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब अमाउंट ये बता नहीं रहा है कि आपको ग्राम में बताना है कैसे में, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए ये तो 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या होता है 12 ग्राम, और आपको पता है ऑक्सीजन का एक जो एटम होता है उसका मास होता है 16 ग्राम, तो O2 कितना होता है 32 ग्राम। इसने बोला 16 ग्राम, अगर 16 ग्राम बोला है तो इसका मतलब इसने कितना लिया, आधा मोल लिया, यानी कि कितना लिया है, देखिए ये इसने लिया है 16 ग्राम। ठीक है जी, अब 1 मोल में यहाँ पे बैठ रहे हैं 32 ग्राम और इसने लिया है 60 ग्राम, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.5 मोल है, यानी इसका आधा मोल है ना, कि 1 मोल ऑफ ले लिया इसने कार्बन, 0.5 मोल ऑफ ले लिया इसने, क्या ले लिया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 कितनी बनेगी ये पूछ रहा है ये। अब आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट बताया था, देखिए मिनिमम 1 मोल तो इसको चाहिए ही, है ना, मिनिमम 1 मोल तो इसको चाहिए ही, तभी 1 मोल मिलेगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसकी अमाउंट लिमिट कर दी, तो जब कोई रिएजेंट लिमिट हो जाता है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो उसी के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर इसकी अमाउंट कितनी है, देखिए पहले 1 मोल मिल रहा था, है ना, तो अब अगर ये 0.5 मोल है तो 0.5 मोल ही आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 0.5 मोल ही क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, फिर थर्ड है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ कार्बन यानी 24 ग्राम लिया कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो CO2 कितना होगा,
तो ये हो गया 2 मोल, ये हो गया 0.5 मोल। इसको तो तुम कितना ही बढ़ा लो, लेकिन ये तो लिमिट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपको कितना मिलेगा, वही हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, इसको चाहे कितना ही बढ़ा लो आप। ठीक है जी। तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1.2, 1.3 एंड 1.4, ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं आगे। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको, ये देखते हैं। आगे दिया था आपको ये प्रेशर वाला, तो हो गया आपका। अब आगे आपको दिया था ये वाला, इन ए रिएक्शन A+B2, और ये गिव कर रहा है AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आपको लिमिटिंग रिएजेंट इसमें आइडेंटिफाई करना है। इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स, देखिए 300 एटम्स दिए A के, 200 मॉलिक्यूल्स दिए B के, तो आपको इनमें क्या बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको बताना है। देखिए इसका आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो यानी कि 1 की रिएक्शन अगर 1 से होगी तो 1 ही देगा। ये आप मान के चलिए कि 1 की रिएक्शन 1 से होगी तो 1 ही देगा, है ना। तो इसका मतलब ये मेरे इक्वल होने चाहिए। अब इसने दे दिए 300 एटम्स, ना रिएक्शन आपकी ये हो गई A+B2, और दे रहा है AB2, यानी कि 1 अगर 1 से रिएक्ट करेगा, एक A अगर एक B2 से रिएक्ट करेगा तो एक AB2 बनाएगा, वट एवर इट इज मॉल, मॉलिक्यूल, वट एवर इट इज कंपाउंड। ठीक है। तो अब इसने पहली सिचुएशन में बोला कि 300 एटम्स ऑफ A हैं, तो देखिए तो 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 होने चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा, 300 जो आपका कंपाउंड मिला AB2 वो होगा। लेकिन मुझे B2 की जगह क्या दे दिए, 200 दे दिए। ठीक है। तो अब बताइए, अब मैंने बताया है कि जो, यानी कि यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, तो ये 200 बनेगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी पे क्वांटिटी डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब आपका इसमें क्या है, B2 जो आपका ये है मॉलिक्यूल है, ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसमें क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, B2। अब आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख जाएगा कि ये इक्वल होना चाहिए। इनमें से जो छोटा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसमें 2 मोल ऑफ A दे दिए, इसमें 3 मोल ऑफ B दे दिए, ये इक्वल होने चाहिए, तभी तो AB2 मिलेगा। ठीक है। अब जिसमें अनइक्वल है और जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें 2 मोल्स ऑफ A है, इसमें 3 मोल्स ऑफ B है, तो आप क्या करोगे, 2 मोल्स वाला छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें 100 एटम्स ऑफ A है, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B हैं, तो आप बताओ कि इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनाएगा, AB2 बना देगा, तो पूरा ठीक है, पूरा कंप्लीट AB2 बनाएगा। फिर इसमें 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B, आप खुद बताइए इसमें कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें है B, क्योंकि ये है कम। और नंबर 5 में है 2 मोल ऑफ A प्लस 5 मोल ऑफ B, तो आप बताइए इसमें क्या है, इसमें आपका हो जाएगा 2.5 मोल ऑफ A, आपका क्या हो जाएगा, ए आपका इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 2.5 मोल ऑफ AB2। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 × 1, यहाँ पे भी 2 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, देखिए, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 2 जा 6, जो यहाँ पे होता है बेसिकली उससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 2 जा 6, तो इसको भी हमें 6 ही करना पड़ेगा। तो इसको 6 का देख लेगा, 2 तो यहाँ है ही, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3, तो 3 2 जा 6, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ
2 into 10 to the power 3 gram dinitrogen reacts with 1 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen. 2 इंटू 10 टू द पावर 3, देखिए आपको पता है 10 टू द पावर 3 किसका सबस्क्रिप्ट होता है? 10 टू द पावर 3 होता है केजी का। यानी कि जब 2 केजी नाइट्रोजन 1 केजी डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा? देखिए हम निकाल तो सकते हैं दोनों से, 2 केजी से भी और 1 केजी से भी, लेकिन अब मैंने बताया था कि जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे? देखिए तो आपकी रिएक्शन ये हो गई N2, और G का मतलब है गैस, प्लस H2, इसको मैंने बैलेंस कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, और इधर आ गया 2NH3, ये भी गैस है। ठीक है जी। अब मैंने बताया कि जो भी आपके इनके सामने होते हैं, ये जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये किसको डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 moles of hydrogen gas to give 2 moles of ammonia gas। ठीक है। अब एक बात देखिए, अब आपको पता है मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना इजी होता है। देखिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप कैसे करते हैं? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको पता है नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? 2, यानी कि जो N2 है वो तो एक मॉलिक्यूल बन गया, तो 14 इंटू 2 कितना हुआ? 28। नाइट्रोजन का तो 14 होता है ना, ये 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ऑलमोस्ट 1 ग्राम। तो 1 इंटू 2 2, एंड 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 यानी 6 ग्राम। और जब आप अमोनिया का निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना हुआ? 14, हाइड्रोजन का कितना हुआ? 3, 14 प्लस 3 कितने हुए? 17, और जो आपका ये कोफिशिएंट है इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना आएगा? 34 ग्राम। दैट मीन्स कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपको मिलेगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मुझे लेकिन दिया क्या है? ये है, अगर मेरा 2000 ग्राम हो, 2000 ग्राम ही दिया है मुझे क्वेश्चन में, तो देखिए 28 ग्राम मुझे देता है 34 ग्राम। ठीक है। या फिर 28 ग्राम के लिए मुझे जरूरत होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि पहले तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगी। एक बार मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा तभी तो मुझे सही सही पता चलेगा कितनी अमोनिया मुझे मिला। तो 28 ग्राम को चाहिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो 2008 ग्राम को कितना चाहिए? तो 2000 ग्राम को कितना चाहिए? तो देखिए ये कैसे, हम ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे मैं और इजी कर देती हूँ। ये N2 है और हम किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं? H2 के टर्म्स में। ठीक है, मुझे H2 निकालना है। तो 28 ग्राम तो आपको पता ही है, 28 ग्राम दे रहे हैं मेरे कितना? 6 ग्राम। ये यहाँ पे ये भी है ना उसमें, तो 28 ग्राम दे रहे हैं 6 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना देगा? तो जब मैं देखिए 1 ग्राम के लिए निकालूंगी तो जो 28 है ये 6 के डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 ग्राम के लिए सिर्फ इतनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 ग्राम को चाहिए 6/28 ग्राम। तो हमें जो क्वेश्चन में मेंशन है वो है 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 6/28 इंटू 2000, इतने ग्राम। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी आएगी 428.6 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन की। यानी कि 2000 ग्राम अगर आपको नाइट्रोजन मिला हुआ है तो उसके लिए सिर्फ 428.6 ग्राम हाइड्रोजन की आपको आवश्यकता होगी।
अमोनिया प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेंशन तो मुझे कितना है जो क्वेश्चन में है, 1000 ग्राम। मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। आपको बात समझ में आई? ठीक है, जो चीज क्वांटिटी में कम है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्वांटिटी में ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है, सिंपल सी चीज है। चाहिए 428.6 ग्राम और है मेरे पास 1000 ग्राम, तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा हुआ नाइट्रोजन। ओके, तो जो मेरा अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो मैं नाइट्रोजन की क्वांटिटी के हिसाब से निकालूंगी, ना कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी से, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो अब आप दोबारा से इक्वेशन पे जाइए अमोनिया की टर्म्स में। 28 ग्राम जो आपका नाइट्रोजन है वो कितने ग्राम अमोनिया देता है, 34 ग्राम, ठीक है। अब आप नाइट्रोजन से अमोनिया पे आइए। 28 ग्राम जो आपका नाइट्रोजन गैस है वो आपको 34 ग्राम ऑफ अमोनिया देता है। तो 1 ग्राम कितना देगा, 34/28। तो आपको कितना दिया है नाइट्रोजन, 2000, तो 2000 ग्राम कितना देगा, 34/28 इंटू 2000। आपको पता है कि जो जो ये आप इंटू करते हैं ना, ये हमेशा ऊपर वाले में होता है। कुछ बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर होती है, तो आप इसको ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप 7 से मल्टीप्लाई इस 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर 7 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा कितना होगा ये 17 इंटू 1000/7। इसको आप सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट ये 2428.57 ग्राम, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारा क्या, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 2000 ग्राम ऑफ व्हाट, 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप उसको किलो में करेंगे तो 3 पॉइंट इधर किसका आ देंगे, 1 2 3, तो ये 2.42 kg, यानी कि इतनी मुझे अमोनिया मिल जाएगी किससे, 2 kg ऑफ नाइट्रोजन से। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, अब आप देखिए सेकेंड, ज्यादा कैलकुलेशन का तो यही वाला पार्ट था। फिर है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, यस। कौन अनरिएक्टेड होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेस में था ना। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो आपका हाइड्रोजन गैस होगा और इसका मास कितना होगा, जो अनरिएक्टेड, इसका मतलब होता है कौन सा होगा, कितना मास अनरिएक्टेड आ जाएगा। तो देखो, तो 1000 तो मेरे पास है ही जो दिया हुआ है, ठीक है। यूज कितना हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा यूज हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा यूज हुआ 428.6, तो 428.6 इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो सब्ट्रैक्ट करके मेरा क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा मेरा 4.5175, इतने ग्राम। तो इतने ग्राम जो मेरा हाइड्रोजन गैस है वो अनयूज रह जाएगी। देखिए देखने से लगता है कि लिमिटिंग रिएजेंट तो ये होना चाहिए हाइड्रोजन, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, लेकिन नहीं, मास पे भी डिपेंड करता है ना। हाइड्रोजन का मास भी तो बहुत कम होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का लगभग 14 टाइम्स होता है, ठीक है। सो यहीं तक मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने थ्योरी पार्ट में। थ्योरी देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट तक तो पढ़ लिया था, अब आता है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। थ्योरी का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद सिर्फ आपकी एक्सरसाइज बचेगी, ठीक है, जो हम अगला चैप्टर शुरू करने से पहले ही जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे उनको सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, reactions of solution, a majority of reactions in the laboratories are carried out in solutions। आपको पता है मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस आप सॉल्यूशन में ही करते हो। सॉल्यूशन मतलब जब दो रिएक्टेंट्स आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बन जाता है। Therefore, it is important to understand as long as the amount of substance is expressed when it is present in the solution।
तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए एक क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है और एक क्वांटिटी कम होती है। जैसे पानी हो गया, पानी में नमक मिला दिया, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई और नमक की कम हुई। तो जो नमक की क्वांटिटी है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है सब में नमक ही, मतलब जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे, जो भी आप सॉल्ट लेंगे, उसकी क्वांटिटी आप कैसे मेजर करेंगे। So the concentration of a solution or the amount of substance present in a given volume can be expressed in the following ways. जो concentration है, ठीक है, concentration कैसे, concentration क्या होती है, किसी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है आपके सॉल्यूशन में, वो concentration हो गई। तो वो सब चीजें इन 4 तरीके से डिनोट हो सकती है, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी। ठीक है, अब हम इसके एक एक टर्म अपनी पढ़े। उससे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन का देखिए, इसमें ऑक्सीजन का नीचे है, ये सारी आपकी कौन सी रिएक्शंस है, ये सारी कंबशन रिएक्शंस है। तो पिछली वीडियो में बिल्कुल आपको सिखा दिया गया है कंबशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहीं से देख लीजिए, P4 5O2 ये तो बैलेंस है। जैसे ये है C3H8O2 CO2 प्लस H2O। मैंने बताया था जितने आपके कार्बन होते हैं उतनी CO2 निकलेगी। तो 3 कार्बन है तो 3 क्या होगा, CO2, ये यहाँ पे हो गया। और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ पानी निकलता है। जैसे 8 है तो कितना होगा, ये 4H2O। अब जब आप यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आप ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, कितनी ऑक्सीजन हुई, 3 टू 6, 6 एंड 4 10, 10 ऑक्सीजन हुई। तो इस ऑक्सीजन को 10 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से। तो 5 टू 10, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको वेरीफाई कर लीजिए कि यहाँ पे सी के 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, 4 टू 8, ठीक है, 5 टू 10, ठीक है, 3 टू 6, 6 एंड 4 10, ये भी ठीक है। तो ऐसे ही जो कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ है उससे ये सब चीजें बैलेंस होती हैं। मतलब रिएक्शन से पहले जो मास था और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हो वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसे यहाँ पे है 4Fe प्लस 3O2, 2Fe2O3, यहाँ पे 4 है तो रिएक्शन के बाद भी 4 होने चाहिए। तो 2 इंटू 2 4 है, यस यहाँ भी 4 है। 3O2 यानी 3 टू 6, यहाँ 6 है, क्या यहाँ 6 है, 3 टू 6, यस यहाँ भी 6 है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह आप इसको चेक करेंगे, यहाँ 2mg है तो यहाँ भी 2mg है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे 2O2 है तो ये भी 2O2 है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस के 4 एटम है, P4, यहाँ पे भी P4 है। यहाँ पे O2 है लेकिन यहाँ पे O10 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5, 5 टू 10। जब 5 टू 10 हो जाएगा तो ये P4 O10 हो जाएगा। तो 5 टू 10, यहाँ भी 10, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो सिंपली आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के अपनी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम दोबारा से चलते हैं अपने मास परसेंटेज पे। तो पहला देखिए, पहला तो मैंने मास परसेंटेज आपने पढ़ाई है। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, इट इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट वो होता है जो किसी सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में होता है। जैसे मैंने नमक का एग्जांपल दिया, तो मास ऑफ सोल्यूट लेंगे डिवाइडेड मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो लेंगे इनटू 100। तो ये क्या हो गया, मास परसेंटेज। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो देखिए मास परसेंटेज आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है जी। तो आपका जो सोल्यूट का मास है इसमें वो कितना है, 2 ग्राम। देखिए क्योंकि ये कम क्वांटिटी में तो यही सोल्यूट हुआ, ठीक है, और इसको वाटर में मिक्स किया, वाटर का दे रखा है 18 ग्राम। तो मास परसेंटेज निकालना है किसका, सोल्यूट का। तो सबसे पहले आपको सोल्यूट ही छांटना आना चाहिए। सोल्यूट कैसे होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे करेंगे, जिसका पूछा है वो ऊपर रखें 2 ग्राम अपॉन जो टोटल है नीचे, ठीक है। हमेशा परसेंटेज टोटल के कंपैरिजन में ही निकलता है, चाहे आपको फॉर्मूला भी ना पता हो। तो टोटल क्या हुआ, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो सॉल्यूशन तो 2 प्लस 18 20 ग्राम हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 ग्राम, 18 प्लस 2 कितना हुआ, 20 ग्राम।
तो यह हो जाएगा 1/10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, 2 10 जा या फिर 2 10 जा 20, 1/10 आ गया। देखिए ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 1/10 आ गया, और इसमें 100 भी तो था। ये देखिए 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या आपका परसेंटेज आएगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, आया 10%। तो आपका कितना आएगा ये 10%। देखिए आंसर 10% है। उससे पहले है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कंबशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार मैं मोटा मोटा फटाफट इनको आपको बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इनको सोल्व करने में, ठीक है जी। सबसे पहले है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। अभी तक हम जो आपको सिखा रहे थे ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कंसेप्ट, ये सब है ना, उससे बहुत इजीली हो जाता है। सबसे पहले तो आपको, लेकिन सबसे पहले इसकी क्या आनी चाहिए, कंबशन रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो कंबशन किसका हो रहा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का। तो CH4 कंबशन के लिए क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन में जलाना। ऑक्सीजन में जला दिया, मैंने बताया कार्बन जितने होते हैं उतनी CO2 निकलती है, और वाटर कितना निकलता है, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा, यानी कि 2H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 2, ये 2 और ये 2, कितने हो गया 4। तो यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस आप इसको चेक करेंगे तो ये पूरी बैलेंस आपकी इक्वेशन हो जाएगी। आपसे बोला है 16 ग्राम ओ मीथेन से कितने कितने ग्राम आपका निकलेगा, क्या वाटर। 16 ग्राम ऑफ मीथेन से कितने ग्राम ऑफ मीथेन निकले, वाटर निकलेगा। देखिए ये सब क्वांटिटी देने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका मोलर मास क्या होता है। आप ये देखिए इसका जो सामने है, ये मैंने बताया, ये मोल में कंसीडर कीजिए, यानी कि 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देती है, एंड 2 मोल ऑफ क्या देती है, वाटर देती है, ठीक है जी। अब इसका, अब 1 मोल में कितना आपका मोलर मास होगा, आप ये देखिए। CH4 का मोलर मास निकालने के लिए, CH4 का देखिए कार्बन का 12 और 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता, सॉरी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। तो 12 + 4 16 ग्राम। तो यही तो पूछा है 16 ग्राम। 16 ग्राम से कितना मिलेगा, देखिए 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, और 1 मोल में 16 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन के 1 मोल में, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी वाटर में 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, तो 2 मोल में 36 ग्राम होंगे। इसमें कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी 1 मोल में क्वांटिटी होती है उसी में पूछ लिया, ठीक है। तो इसका 36 ग्राम होगा। देखिए 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि 1 मोल दे रहा है 2 मोल, ठीक है। 1 मोल दे रहा है 2 मोल, 1 मोल में होता है 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम दे रहा है आपका कितना, 2 मोल में कितने हो जाएंगे वाटर के, 36 ग्राम, ठीक है जी। अगला देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अगर 22 ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है तो कितने कितने मीथेन का मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर होंगे, कितने मोल्स रिक्वायर होंगे, किसके, मीथेन के। तो मीथेन के कितने मोल्स चाहिए 22 ग्राम ऑफ CO2 को जलाने के लिए आफ्टर कंबशन। देखिए आपको पता है मीथेन की कंबशन इक्वेशन तो आपको बता ही दी। आपको पता है CO2 का जब आप मोलर मास निकालेंगे कितना आएगा, 44 ग्राम। देखिए यहीं पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 जा 32, 32 एंड 12 कितने, 44। तो 44 जो ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 44 ग्राम जो CO2 है वो 16 ग्राम ऑफ CH4 से मिलता है हमको, ठीक है। इससे बोला 22 ग्राम कितने से मिलेगा, तो 44 ग्राम मिलता है 64 ग्राम से, तो 22 ग्राम कितना मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इससे 1 ग्राम का निकालोगे। तो जब आप 44 ग्राम से मिलता है, 44 ग्राम मिलता है 16 ग्राम से, तो 1 ग्राम कितना मिलेगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 16/44, ठीक है। आपको लेकिन चाहिए कितना 22, इसने बोला 22 ग्राम में। अब बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ CO2 से, देखिए मैं आपको लिख के समझा देती हूँ एक बात।
ये है ना CH4 एंड CO2 को ही कंसीडर करते हैं। ये आपका 16 ग्राम है, ये आपका 44 ग्राम है। इसने कहा है 22 ग्राम ऑब्टेन करने के लिए कितने ग्राम CH4 चाहिए, कितने ग्राम CH, हाउ मेनी मोल्स, ओके, मोल्स ऑफ मीथेन कितने चाहिए, राइट। ओके, तो देखिए 44 ग्राम प्रोड्यूस CO2 करने के लिए मुझे, देखिए जो चीज चाहिए ना उसको हमेशा इधर लिखने की कोशिश कीजिए। 16 ग्राम मीथेन से, तो 1 ग्राम CO2 अगर मुझे चाहिए तो कितने ग्राम चाहिए, CH4 16 अपॉन 44, इतने ग्राम, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि 22 ग्राम CO2 किससे होगा, तो मैं इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये 44 है, यानी कि 8 ग्राम CH4, ठीक है जी। यानी कि 22 ग्राम CO2 ऑब्टेन करने के लिए मुझे 8 ग्राम CH4 चाहिए सिर्फ। लेकिन ये CH4 पूछ लिया मेरे से मोल में, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट इन ग्राम जो कि 8 आया मेरा, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका 16, तो कितना होगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स भी लगाएंगे ना इसमें, देखिए आपको पता है कि 1 का इनमें रेशियो होता है 1:1 का, ठीक है। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल मिलेगा, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है बात है। तो 1 मोल में ये 44 ग्राम है और 1 मोल में 16 ग्राम है, ठीक है। अगर मैंने 22 ग्राम कर दिया यानी कि आधा मोल कर दिया, अगर ये आधा मोल है इसका मतलब ये भी आधा मोल है, अगर ये आधा मोल है अगर ये आधा मोल है इसका मतलब ये भी आधा मोल है, क्योंकि रेशियो तो उनका सेम है। तो इसके आधे मोल में कितने ग्राम हुआ, कितना ग्राम हुआ 8 ग्राम, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत, मतलब अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे टिक मार्क वाले में, तो आप ऐसे तुरंत अपना दिमाग लगा, इतना सोल्व थोड़े करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे कि इसमें 1:1 का रेशियो है ना। और एक मोल में 44 ग्राम होते हैं, पूछ रहे हैं 22 ग्राम में, यानी कि आधे मोल में पूछ रहा है, यानी कि आधे मोल से आधा मोल ही, आधे मोल के लिए आधा मोल ही रिक्वायर्ड होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अब चलिए अगले क्वेश्चन में, 15 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the amount of ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी एक्सरसाइज में करवाया, वो लिमिटिंग रिएजेंट के चक्कर में मैंने आपको वो करवा दिया, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आपको 50 kg नाइट्रोजन दे दिया और 10 kg H2 दे दिया, इनको प्रोड्यूस करके NH3 बना। आपको बताना है अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना बनेगा। देखो अमाउंट ऑफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, N2 की रिएक्शन पता होनी चाहिए। N2 की रिएक्शन आपको पता है बैलेंस कितनी होती है, N2 + 3H2 2NH3, ओके। अब आपको क्या है 50 kg ये दे दिया और 10 kg ये दे दिया, ये रिएक्शन है ना आपकी। 50 kg तो ये दे दिया और 10 kg आपको दे दिया ये, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है ये कितना होता है 28 ग्राम, ठीक है। एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, तो दो का कितना होगा 28 ग्राम, तो नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है कितना होता है 1 और 3 2 6 ग्राम। तो देखिए 28 ग्राम को चाहिए कितने 6 ग्राम, तो 1 ग्राम को कितना चाहिए 6/28, तो 50 kg को कितना चाहिए 50 kg को चाहिए 6/28 इंटू 50, ठीक है। अब ये केजी में ये इधर ग्राम में है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी ग्राम में हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करके क्या आएगा इसको, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो
आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 25। ठीक है जी। देखिए अगर आपको लिमिटिंग रीजन निकालना है ना तो मोटा मोटा कर लीजिए इसे, ठीक है। और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 3 जा 21। अब बचा 4 0, 7 5 जा 35, फिर बचा 5 0, 3.57। तो ये आपका है 3 इंटू 3.57 इंटू 1000। ठीक है, इसको मैं और कर लेती हूँ, या देखो 7 है ना, 5 से बड़ा है, तो मैं इसको 3.6 कर लूंगी इंटू 1000। 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 10 इंटू 1000। इंटू 1000 का मतलब क्या है, इतने केजी यानी कि 10.8 केजी है मेरा हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन चाहिए और मिल रहा है मुझे कम, मिल रहा है मुझे कितना 10 केजी। चाहिए मुझे 10.8 केजी 50 केजी के लिए। इसका मिला, इसका मतलब चाहिए तो मुझे 10 केजी, ओ सॉरी चाहिए तो मुझे 10.8 केजी, मिल रहा है मुझे 10 केजी। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कम है। तो अब मेरी अमोनिया की जो क्वांटिटी है ना वो हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगी, ना कि नाइट्रोजन पे। जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें नाइट्रोजन पे डिपेंड करी थी, यस। तो आप देखिए ये कितने ग्राम आपका बैठ रहा था, 14 एंड 3 17, यानी कि 34 ग्राम। ठीक है जी। अब ये देखिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना देता है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। यहाँ पे हाइड्रोजन की टर्म्स में निकालेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा, 34/6 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 10 केजी कितना देगा, 10 केजी देगा 34/6 इंटू 10, और केजी के लिए 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही सब कर रखा है इन्होंने। तो आपका कितना आएगा ये, तो आपका ये आएगा जब आप सोल्व करोगे ऑलमोस्ट इतना। वो जो मैंने टर्म बाद में निकाली है वो ऑलमोस्ट इतना आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो इजीली। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ इसमें, देखिए आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हुआ इसमें, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। एक बार जो ये मेथड है थोड़ा लंबा मेथड है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, मेथड सारे सही हैं। अब आप चलिए मोल फ्रैक्शन में, यहाँ तक हो गया था। अब हमारा आगे है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप। देखिए जब आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप इंटू 100 कर देते, लेकिन परसेंटेज ना निकालना हो, सिर्फ फ्रैक्शन निकालना हो, तो ये 100 हटा दो, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे ही आप ये 100 हटाओगे ये फ्रैक्शन हट जाएगा, और ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखोगे फिर आप। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। तो देखिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन है ना, तो अगर किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स Na एंड Nb है, ठीक है, सपोज ये सोल्यूट का मोल्स है और ये सोलवेंट का मोल्स है। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे ऊपर जो सोल्यूट के हैं। ठीक है, जो चाहिए वो हमेशा ऊपर रहता है, आपकी टॉप लिस्ट में रहता है ना जो चीज चाहिए होती है, तो इसको टॉप में लिखिए। डिवाइडेड बाय जिससे चाहिए उस पर सब होता है ना। जब सब होगा जब तो हम कुछ मांगेंगे उससे, हमें तो ये चीज चाहिए। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। यही क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ। अगर आपको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट के ऊपर कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट होगा Nb, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, Ne प्लस Nb। ठीक है, सिंपल मोल फ्रैक्शन इज वेरी इजी टर्म। आगे आपका आ जाता है मोलैरिटी।
जो मोलैरिटी है ये सबसे ज़्यादा यूज होती है ये टर्म, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसकी जो डेफिनेशन है कि जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये जो जो आपकी टर्म्स आएगी इसको हम बोलेंगे मोलैरिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सोल्यूट के मोल्स निकालेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन लीटर में दिया होगा वो। तो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी देखिए इसका एग्जांपल है, सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस से NaOH। सपोज हमारे पास 1 मोलर, किसी ने बोल दिया कि 1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है, और हमें इससे प्रिपेयर करना है 0.2 मोलर ml, 2 मोलर सॉल्यूशन। तो देखिए 1 मोलर NaOH का मतलब पता है क्या है, 1 मोलर NaOH का मतलब है कि 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। For 2.2 molar solution, we require 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 liter of solution, ठीक है। अगर ये टर्म 1 है इसका मतलब है इतने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। तो अगर आप 0.2 मोलर निकाले यानी कि 0.2 मोल ऑफ दैट सोल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, in that solution means 1 liter of solution. Hence, for making 0.2 molar solution from 1 molar solutions, we have to take that volume of 1 molar NaOH solution which contains 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलर सॉल्यूशन से, तो हम उसमें से क्या करेंगे, कुछ वॉल्यूम ले लेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन से और उसको तब तक डाइल्यूट करेंगे 1 लीटर में जब तक उसमें 0.2 मोलर ऑफ NaOH ना रह जाए। अब ये सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा है लेकिन ये होगा कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बी टेकन, यही तो क्वेश्चन है कि ले कितना वॉल्यूम जिसको हम डाइल्यूट कर दें, ठीक है, विच कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ NaOH कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए 1 मोल ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर यानी 1000 ml, तो 0.2 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, 1 मोल प्रेजेंट है 1000 में, तो 0.2 क्या होगा, 1000 में 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 200 ml, यानी कि 200 ml आप सॉल्यूशन लीजिए उसका और फिर इसको 1000 तक मार्क कर दीजिए, तो आपका वो 0.2 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इजी है इसके लिए, M1V1 इंटू इज इक्वल टू M2V2 वाला आप फॉर्मूला लगाइए। देखिए ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत फायदा करेंगी लेबोरेटरी में, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे ना वहाँ पे, तो ये फॉर्मूला वहाँ के लिए रामबाण है, इसी फॉर्मूले से आप सब निकालेंगे आगे जाके, ठीक है। तो आपको लग रहा है अभी ये थ्योरी पार्ट चल रहा है लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स, मोलैरिटी और स्पेशली मोलैरिटी। इसको देखिए कैसे करेंगे, देखिए M1V1 कौन सा सॉल्यूशन बनाना है मुझे बनाना है किसका सॉल्यूशन, 0.2 मोलर, तो यहाँ लिख दिया 0.2 मोलर, मुझे 1000 ml में बनाना है। फिर है M2 मुझे पता है 1 मोलर है, तो कितना V2 चाहिए, इसका V2, जिसका V2 चाहिए उसको छोड़ दो, तो V2 तो यहीं रह जाएगा और ये 1 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसे हमारा कितना आ जाएगा, ये जो आएगा ये आएगा 200 ml। तो V2 कितना चाहिए, ये देखिए ये आपका लीटर में नहीं आएगा, ये आएगा ml में, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 ml, इतने मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ आपको पता है, देखो जो मुझे बनाना है जितने में बनाना है वो तो मुझे पता ही होगा, और जो मुझे दिया हुआ है उसमें से कोई एक चीज़ पता होगी, ठीक है, तो वो मैं पुट कर लूँगी और जो भी मुझे अननोन है वो इस फॉर्मूले से बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH
in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. आपको मोलैरिटी निकालनी है NaOH की, ठीक है, और आपको पता है इसके 4 ग्राम लिया, किसका 4 ग्राम किसका लिया NaOH का, और इसको डिजोल्व किया 250 ml सॉल्यूशन में। तो देखिए अब आपको पता है मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसके, सोल्यूट के, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही है जी। अब आपको पता है सोल्यूट का इसमें NaOH 4 ग्राम ही है, सिर्फ बहुत थोड़ा सा है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना दे रखा है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है NaOH का, तो मोलर मास इसका ऑलमोस्ट होता है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है जी, तो जब मैं ये निकालूंगी, देखिए ग्राम पर मोल, अब पहले मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 0 के 0, ये आया 1/10। यहाँ पे यूनिट है ग्राम, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लो, और नीचे यूनिट है ग्राम पर मोल, ठीक है। दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई करो, पास वाले की पास से। 1/10 ग्राम की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, मोल से, और डिवाइडेड बाय ग्राम, ग्राम की किससे होगी 1 से, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, मोल। मोल ही तो चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये सब मैं आपको बता रही ताकि आपकी यूनिट कन्वर्जन में आपको दिक्कत ना हो। जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/10 को, तो क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, है ना। जितना डिवाइड करते हैं, जितनी जीरो होती है उतना ही पॉइंट लग जाता है। देखो एक जीरो है तो एक से पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इतने मोल्स किसके आ जाएंगे, आपके NaOH की। लेकिन मुझे चाहिए मोलैरिटी, M चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गया। नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना बनाना है, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाना है वाटर का, तो 250 ml। अब लेकिन फॉर्मूले में था कि ये जो आपका वॉल्यूम है ये होना चाहिए लीटर में, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तुम ml को लीटर में बदल दो, लीटर में कैसे चेंज करोगे, 1000 से क्या करके, डिवाइड करके, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। अब जब आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में, ठीक है। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ये कन्वर्जन भी बता रखा है आपको पहले, ऊपर तो मोल है ही, अब मोल पर लीटर हो जाएगा ना, ये 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, ये एक पॉइंट हटेगा नीचे लगेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से और एक जीरो कैंसिल, 10/25 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2/5। जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 0.4 मोलर, या फिर M को क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। जहां आपको मोल पर लीटर आएगा वहां पे समझ जाना मोलैरिटी है, ठीक है। 2/5 आप डिवाइड कर लोगे, जिसको ये भी नहीं आता नीचे वाली टर्म यहाँ पे करेंगे, 2 ये है, अब ये चलता नहीं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 4 जा 20, ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी और मोलैरिटी में बस यही फर्क है, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट तो आएंगे आपके ऊपर मोलैरिटी जब निकालोगे, लेकिन जो नीचे सॉल्यूशन का कुछ पार्ट नहीं आएगा, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, केजी, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बस जहां मोलैरिटी पूछो मोलैरिटी निकाल दो। अब देखिए मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, M का मतलब क्या होता है, मोलर,
3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या है, NaCl के सॉल्यूशन में जो NaCl है वो कितना है, जो आपका सोल्यूट है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, 3 मोल्स, इज 1.25 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। देखो मोलैलिटी को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल m से करते हैं, मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलैलिटी को डिपेंड करते हैं मोलैलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो चलिए, अब कैपिटल M दिया है तो इसका मतलब तो ये मोलैरिटी है, R वाला मोलैरिटी, 3 मोल पर लीटर, और M का मतलब क्या है, मोल पर लीटर। तो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ये तो पता है कि मोलैरिटी से इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। तो मैं सोल्यूट का मास तो निकाल ही सकती हूँ, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कैसे, हमें बिल्कुल क्लियरली पता है ना कि उसके 3 मोल्स है उसमें, तो 3 मोल्स का कितना मास हुआ, 3 इंटू इसका जो मोलर मास है, 3 मोल्स है ना, एक मोल में कितना मास हुआ, जिसका मोलर मास है ये होगा 23, और आपको पता है क्लोरीन का होता है 35.5, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 58.5 ग्राम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 175.5 ग्राम, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए मुझे चाहिए नीचे मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन में है सारा, है ना, तो सॉल्यूशन से अलग चाहिए कि सॉल्यूशन से अलग सॉल्वेंट का, सोल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूशन से अलग सॉल्वेंट का मास कितना है। अब है मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मास कैसे निकालते हैं, देखिए एक होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम दे दिया 1000 लीटर है, ये कैसे पता चला, ये तो उसी से पता 1000 ml है, सॉरी, ये कैसे पता चला, ये तो मुझे उससे पता चल गया कि 1 लीटर में सॉल्यूशन बना हुआ है ये, तो 1 लीटर में आपका वो क्या हुआ, 1 लीटर में आपका वॉल्यूम हुआ 1000 ml इनटू इसकी डेंसिटी कितनी है और रो कितना है 1.25, जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा किसमें, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है ml और ये देखिए आपका ग्राम पर ml, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम में आपका मास आ गया, ठीक है। मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन तो ये हो गया, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, तो अगर आप इसमें से NaCl हटा दें, NaCl का मास हटा दें, तो आपको वाटर का मास पता चल जाएगा, सॉल्यूशन में वाटर का कितना मास है, तो पूरे सॉल्यूशन का मास है 1250, ठीक है, माइनस अगर इसमें से आप NaCl का मास हटा दें 175.5, तो कितना आ जाएगा 1074.5, ठीक है जी। तो ये किसका आ जाएगा, मास ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे 175.5 है, 17.5, ये आ गया आपका किसका मास, वाटर का। अब मोलैलिटी आपको बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 3 मोल्स, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट ये रहा, देख मास ऑफ सोलवेंट, देखिए सॉल्यूशन के मास में से आपने जब सोल्यूट का मास हटा दिया तो आपका सोलवेंट का मास बना, सॉल्यूशन के मास में से जब आपने सोल्यूट का मास घटा दिया तो आपका सोलवेंट का बना, क्योंकि देखिए जो सॉल्यूशन होता है तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों होता है ना उसमें, उसमें से आपने सोलवेंट का मास हटा दिया तो आपका क्या बचा, उसमें से आपने सोल्यूट का मास हटा दिया तो आपका क्या बचा, सोलवेंट का मास, तो डिवाइड बाय सोलवेंट का मास, केजी में आ गया ये, ठीक है। आपने इसको केजी में कर लिया, कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये केजी में डिवाइड कर दिया, और ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी आएगी क्या, मोलैलिटी आएगी, मोलैलिटी क्या आएगी 2.79 मोलर, ठीक है जी। तो ऐसे आपके ये क्वेश्चंस होंगे। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, often in a chemistry laboratory a solution of a desired concentration is prepared by diluting a solution of non-higher concentration. The solution of higher concentration is also known as stock solution. Note that the molality of a solution does not change with temperature since mass remains unaffected with temperature. देखिए, आप जब लेबोरेटरी में काम करेंगे ना, आपको पता चलेगा जो जितने भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे ना, आप उनको डाइल्यूट कर करके बनाएंगे, जैसे M1V1 वाले फॉर्मूले से, फटाफट फटाफट। ठीक है, अब देखिए जो आपको पता है ना, मोलैरिटी, जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती, क्योंकि मोलैलिटी तो हम मास से निकालते हैं, है ना। तो और मास आपको पता है, मास तो इस ब्रह्मांड में सब जगह सेम ही रहता है, तो मास तो बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए जो मोलैलिटी है ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया टर्म है रादर देन मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर से इम्पैक्ट हो जाती है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो उसका सोलवेंट है वो उड़ गया, तो अब उसकी मोलैरिटी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, या तो सोल्यूशन के चेंज हो जाएंगे, या सोलवेंट के चेंज हो जाएंगे, या सोल्यूट के चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें मास है, मास कहीं भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए मोलैलिटी जो टर्म्स है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है रादर देन मोलैरिटी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, अब तो टिक मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन रह गए आपके इसमें, जो 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 भी रह गया, अब वो इन्हीं टर्म से रिलेटेड है, तो आप इनको कीजिए। ऐसी बात नहीं, ये नहीं करवाए जाएंगे। अगली वीडियो या अगला कुछ भी जो भी आपकी आएगी, उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस हम फटाफट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।